अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। परियाम और हाना कॉलेज से बाहर निकली तो सामने ही रवाज़ को खड़े पाया। परियाम ने तो शायद नोटिस नहीं किया, मगर हाना ने इसे बाकायदा घूर कर दाद की गाड़ी ढूंढी, मगर वो शायद अभी नहीं आया था। इसलिए हानी ने परियाम का हाथ पकड़ा और अंदर की जानिब बढ़ने लगी। जब रवाज़ को इसकी पेशकदमी का पता चला तो वो भागकर इन दोनों के पास आए। अस्सलामुअलैकुम, मुझे मीर ने कॉल करके लाने को कहा है और वो और दाद आउट ऑफ सिटी गई हुई हैं। राज ने फूले सांस के साथ इनको रोका। हानि तो मीर की आउट ऑफ सिटी वाली बात सुन के खुश हो गई। मतलब मेरे मशवरे पर अमल कर लिया, अब जल्दी से बाबा और भाइयों मिल भी जाएं। भाया का आउट ऑफ सिटी होने का तुम्हें किसने बताया है? हानि ने मशकूक नज़रों से रवाज़ को देखा। मुझे ये बात आपके भाई साहब ने खुद बताई। अब मुझे ख्वाब तो आने से रहे। रवाज़ इसकी मशकूक नज़रों से बदमज़ा हुआ। मतलब हद है, थोड़ा बहुत तो बंदे को एतबार होना चाहिए। चलो परियाम चले। हानि ने परी का हाथ हिलाया, जो आंखें फाड़ कर कहीं और देखने में मसरूफ़ थी। हाना मम्मा, मेरा भाई। परियाम ने खुशी से हाना को अपना भाई दिखाने की कोशिश की। रवाज़ और हाना एकदम से इसकी जानिब मतवज्जा हुए। हाना तो कोई रिएक्शन दिए बगैर इसके भाई को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी, मगर रवाज़ शौक की सी कैफियत में अफ़ान खान को देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि मीर कैसे अपने बिज़नेस के सबसे बड़े हरीफ की बहन को अपने महल में रहने दे रहा है। क्या पता मीर को पता ना हो, मगर ये नहीं हो सकता। मीर तो ऑफिस में जॉब करने वालों की हिस्ट्री कंगाल लेता है, ये लड़की तो फिर इसके महल में रह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मीर परियाम की हिस्ट्री जाने बगैर अपने महल में घुसने थे। अब ये मिस्ट्री तो मीर के आने पर ही खुलेगी। अफ़ान खान के करीब पहुंचने पर रवाज़ ने बमुश्किल अपने तासुरात नॉर्मल किए। परियाम तो अपने भाई को इधर देखकर इसके गले ही लग गई। फिर रवाज़ से हाथ मिलाने के बाद इसने हाना की तरफ देखा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हाना हैदर, परियाम की बेस्ट फ्रेंड। हाना ने जल्दी से अपना तारुफ करवाया। अफ़ान खान ने सर हिलाया और परियाम की जानिब मतवज्जा हुआ। बेटा, अम्मा जान आपको याद कर रही हैं, अब मुझे लेने के लिए भेजा, चलो घर चलें। अफ़ान खान ने पत्ता फेंका। सच्ची भाईजान? हाना, हाँ, मैं भाई के साथ घर जा रही हूँ, फिर आ जाऊँगी। परियाम एकदम से खुश हुई। हाना भला क्या एतराज़ करती? सर हिलाने के साथ इसके गले मिली और अल्लाह हाफिज़ कहा। परियाम के जाने के बाद हाना रवाज़ की तरफ मुड़ी। हम भी चलें या फिर यहाँ ही खड़े रहेंगे? तंज़िया लहजे में कहते हुए हाना गाड़ी की तरफ बढ़ी। यकीन नहीं हो रहा कि अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका दिया है। रवाज़ भी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला। जब मैं जूता उतार के तुम्हारे सर में मारूंगी तो तुम्हें अच्छा खासा यकीन आ जाएगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हानि ने रवाज़ को घूरा। यार, तुम ना बंदे की बेइज्जती 1 मिनट में कर देती हो। रवाज़ गाड़ी चलाते हुए झिंझलाया। सॉरी रवाज़ साहब, आइंदा मैं एहतियात करूँगी कि तुम्हारी बेइज्जती घंटे में किया करूँ। हाना ने जल बुन के जवाब दिया। यार, मेरी तो हसरत ही रहेगी कि तुम भी कभी प्यार से बात करो। रवाज़ ने आह भर के इसे देखा। मैंने अपना प्यार करने वाला अंदाज़ तो बताया हुआ है, वो हर फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मायनी खेजी से रवाज़ की तरफ देखा। कौन से वाला बताया था? रवाज़ ने जल्दी से पूछा। जूते के साथ चतरोल करने वाला। तुम इतनी जल्दी भूल भी गए? हाना ने मुस्कुराहट दबाई। तुम तुम रवाज़ से बात नहीं की कि मेरा क्या बनेगा? रवाज़ सदमे से बोला। तुम्हारा कचूमर बनेगा, और वो मैं अच्छे से बनाना जानती हूँ। हाना खुल के मुस्कुराई। हाँ हाँ हाँ, तुम एक दफ़ा मेरी दस्तरस में तो आओ, फिर देखते हैं किसका कचूमर बनता है। मायनी खेजी से हाना की तरफ देखा। तुमने अगर ऐसी बातें की तो गाड़ी से धक्का मार के गिरा दूँगी। हाना घबरा के इधर उधर देखने लगी। हाँ हाँ हाँ, इतनी सी बात सुन के तुम्हारी सिटी गुम हो जाती है। मुस्तकबिल में तुम्हारा क्या हाल होगा? रवाज़ इसके लाल चेहरे को देख मज़ीद शरीर हुआ। बंदर, चुप करके गाड़ी चलाओ और मुझे घर छोड़ो, नहीं तो भाया से शिकायत करूँगी। हाना ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। एक तो कि तुम्हारा भाया मेरा आधा खून पहले ही खुश्क कर देता है और ऊपर से तुम भी भाई का ड्रावा दे के आधा खून खुश्क कर देती हो। रवाज़ बदमज़ा हुआ। अच्छा है ना, बंदा अपनी लिमिट में रहे। हानि ने समझाया। अभी लिमिट क्रॉस नहीं की तो इतना डरती हो? जब क्रॉस कर लूँगा तो मुझे कत्ल ही कर दोगी। रवाज़ बड़बड़ाया। तुम मुंह में कौन से फूंके मार रही हो? हानि मशकूक हुई। तुम्हें क्या, तुम्हारे ऊपर कौन से असर करते हैं? हाँ, ये बात भी सही है, चलो मारते रहो। हानि ने हाथ जोड़े। तुमसे तो बाद में गिन गिन के बदले लूँगा चड़ेल। रवाज़ ने दिल में सोचते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ की। करचियाँ बन कभी चुभते बहुत हैं, ज़ख्म जो दिखते नहीं दुखते बहुत हैं। मीर पिछले 2 घंटों से अस्पताल के कॉरिडोर में परेशानी से चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर हर 10 मिनट बाद बाहर निकलता और फिर पता कौन से हालात लेकर रूम में घुस जाता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बाबा सही को भी देख लेते थे, जो कुर्सी पर सर झुका के बैठे थे, मगर मीर से एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। मीर ने कोशिश की कि अम्मा जान को शहर के अच्छे अस्पताल में ले जाए, मगर अब्बा जान तो बेटे को देखना ही नहीं चाहती थी, और मीर ने भी फ़िलहाल अम्मा जान को नहीं देखा। बस इनके रोने और कराने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिससे मीर के दिल में दर्द की लहर सी उठती थी, मगर दर्द पर काबू पाना मीर को अच्छी तरह से आता है। मीर से जब रहा नहीं गया तो वो अब्बा सही के कदमों में जा बैठा और इनके घुटनों में हाथजा रखे।
शहबाज हैदर ने चौंक कर मीर के हाथों और फिर चेहरे को देखा। बाबा जान तड़प कर पुकारा गया। बाबा सही के दिल को कुछ हुआ, मगर फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वो अभी इस नालायक को और तड़पाना चाहते थे। इसलिए खाली नज़रों से मीर की तरफ देखा। बाबा, आप अम्मा हजूर से जाकर कहें ना कि वो हमें माफ़ करें, मगर हमारे साथ सिटी में माफ़ ना करें, मगर हमारे साथ सिटी में चले। हम किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। वो आपकी बात तो मानती हैं ना? आप बात करें प्लीज़ बाबा जान। मीर के लहजे में सदियों की थकन आ गई थी। मैं कैसे बात करूं? मेरी महबूब बेगम तुम्हारी वजह से मुझसे भी नाराज़ हो गई। मीर, तुमने हमेशा तंग किया है मुझे, अब देख लो इसकी वजह भी तुम बन गए हो। थकन अगर मीर के लहजे में थी तो चुभन शहबाज हैदर के लहजे में भी थी। आई एम सॉरी बाबा जान, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ना चाहते हुए भी मीर की आंखों से आंसू टपका और शहबाज हैदर की खेड़ी पर जा गिरा। हाँ, तुम गलत बोल रहे हो मीर सलार हैदर, बाबा जान ने तंज़े लहजे में कहा। क्या मतलब है बाबा जान? मीर ने हैरानी से बाप की तरफ देखा। तुम ना ही एक अच्छे बेटे बन सके हो, ना ही एक अच्छे शौहर बन सके हो। बाबा जान ने ठंडे ठार लहजे में मीर के सर पर धमाका ही किया था और इसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस धमाके की जद में है। बाबा साईं, वो मीर शर्मिंदगी से बोल ही नहीं सका। सलार हैदर, मैं तुम्हारा बाप हूँ, चाहे जाहिर ना होने दिया, मगर तुम्हारे पल पल की खबर लेता रहता हूँ, क्योंकि तुम हमारे इकलौते वारिस हो। बाबा साईं ने मीर के हाथों से पकड़कर इसे अपने साथ बिठाया। बाबा साईं प्लीज़ माफ़ कर देना। मीर ने जल्दी से बात बदली। अगर तुम्हारी अम्मा हजूर माफ़ कर देती तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। बाबा साईं ने दो टोक अंदाज में बात कर बाहर की जानिब बढ़ा। अम्मा जान तो बस ठीक हो जाए, माफ़ तो वो कब की कर चुकी हैं। मीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अम्मा जान, आप प्लीज़ अपनी एक्टिंग थोड़ी कम करें। बाहिर भाइयों आपकी हर मस्तूई आहट पर तड़प रहे हैं। समामा, बाज़ल और रुमैसा के साथ जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुई, रूम के बाहर तक अम्मा जान की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए रूम में दाखिल होते ही पहले यही बात की। जी बड़ी अम्मा, समामा ठीक कह रही है, आप एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग कर रही हैं। और आपका पता है ना भाइयों कितने तेज़ हैं, इन्हें आप लोगों की कारस्तानी पता चल गई ना तो फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। रुमैसा ने अम्मा जान को डराया। हाय मेरा मासूम पुत बाहर बैठा, इसे अंदर आने दे। शबाना, क्या हो जाएगा? अम्मा जान तो इधर बेटे का इधर सुन के ही तड़पने लगी और कब से चाची की मिन्नतें कर रही थी कि मगर चाची भी अपने नाम की एक थी। बगैर इनकी बातों पर ध्यान दिए अम्मा जान को फ्रूट्स खिलाने में मसरूफ़ थी। भाभी अम्मा, अगर मीर पुत अंदर आया ना तो हम सब हवेली से बाहर होंगे। पहले आपके शौहर हमें नहीं छोड़ेंगे, फिर आपका बेटा हमें नहीं छोड़ेगा। आपको मालूम था वो आंखों की ज़बान समझ लेता है। खुदा न खास्ता अगर मीर को पता चल जाए कि हमने ड्रामा रचाया है, अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए चुप करके लेटी रहें। शुबाना चची ने अम्मा जान को आईना दिखाया और ख़ुद के तजिए से काँप उठी। चाची की बात पे समामा और रमैसा की हंसी निकली। हद अदब लड़कियों, अगर हंसी की आवाज़ बाहर गई तो फिर रोने की आवाज़ भी जाएगी, चाची ने टोका। छोटे मामा, आप भी बाहर जाके मीर भाइयों से मिलने, देखें तो कितना सोना हो गया है। समामा ने चाची को छेड़ा, क्योंकि वो इस ड्रामे की वजह से डरी हुई थी और अब मीर का सामना भी नहीं कर पा रही थी, वरना मीर को टीवी पर अक्सर देख लेते थे। तुम लोगों की ज़ुबान बंद हो गई, जानती हो इधर मरीज़ है। अब चलो तुम तीनों बाहर दफ़ा हो जाओ। अम्मा जान ने तीनों को झिड़कर खुद बिस्तर पर लेट गई। इन तीनों के तो अम्मा जान की बात पर मुँह ही खुल चुके थे। मतलब इधर मरीज़ कौन है? चलो चलो मेरी बेटियों, हमारी तो किसी को कदर ही नहीं। चाची आह भरती बाहर की तरफ बढ़ी। पीछे समामा और रमैसा एक दूसरे को देख के मुस्कुराई और इन दोनों ने भी बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। परियाम जैसे अपने भाई के साथ घर पहुंची, वहां पर सभी इसको प्यार से मिलने आ गए, यहाँ तक कि परियाम की अम्मी ने भी इसे गले लगाया। और परियाम तो इसके लिए बरसों से तड़प रही थी, इसलिए वो भी काफ़ी देर माँ के गले लग के खड़ी रही। परियाम अपने भाइयों से मिलने के बाद बहनों से मिली। इसके बाद वो माँ के साथ सोफे पर चिपक के बैठ गई। थोड़ी देर बाद अफ़ान ने अपना गला साफ कर परियाम को अपनी जानिब मतवज्जह किया। परियाम बेटा, शेरी लहजे में पुकारा गया। जी भाईजान। परियाम तो खुशी से अपने भाई की तरफ मतवज्जह हुई। मैं जो भी पूछूंगा तुमने सच सच बताना है। अफ़ान अपने मतलब की बात पे है कि क्या सच बताना है? परियाम सबका अपनी तरफ मतवज्जह होने पर घबराई। तुम ये बताओ कि मीर सलार हैदर के साथ तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ था या इसने ज़बरदस्ती की थी? अफ़ान खान परी को अपने ट्रैक पर ला रहा था। वो इसने कहा कि हमारा निकाह होगा और तुमने बस साइन करने हैं। परी मीर का नाम लेने पर हिचकिचाई। ओह यस, मतलब इसने ज़बरदस्ती तुमसे निकाह कर लिया और फिर ज़बरदस्ती वो तुम्हें अपने घर भी ले गया। जी भाई। परी ने हैरान होकर अपने भाई की तरफ देखा। मेरी बहन, तुम्हें पता है कि इसने निकाह तुमसे क्यों किया? मीर सलार हैदर ने तुमसे निकाह इसलिए किया क्योंकि वो हमें, मतलब तुम्हारे भाइयों को नीचा दिखाना चाहता था। अफ़ान की बात पर बाकी सब ने भी सर हिलाया। मेरी बेटी, तुम्हारा भाई सच कह रहा है। परियाम की माँ ने इसका बेयकीन चेहरा देखा तो इसने भी बोलना ज़रूरी समझा।
परियाम को भी सारी पिछली बातें याद आने लगी जब वो पहली बार इसकी कैद में गई थी। और यही नहीं बल्कि वो एक गुंडा है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आपा के बेटे सफियान को देख लेना, जिसे इसने तहखाने में रख रख कर नकारा बना दिया है। इसने सहर उगला और परी को अपना तरीक कमरा याद आ गया जब मीर ने इसे बेदर्दी के साथ अंधेरे कमरे में डाल दिया था। इस बात पे तो कोई शक ही नहीं कर सकती। मेरी बेटी वो बिज़नेस के चक्कर में दूसरे बहुत से गैर कानूनी काम करता है और इसी बात पे वो हमारे खिलाफ है और ज़बरदस्ती इसने तुमसे निकाह भी कर लिया। फ़ान ने अंदर का गुबार बाहर निकाला। बेटी अब हम चाहते हैं कि अगर वो तुम्हें लेने भी है तो तुमने मना कर देना है। हम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। सलमान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। परियाम को वैसे ही मीर से डर लगता था, अब तो वो और ज़्यादा डर गई, इसलिए अपनी माँ में छुपने लगी। परियाम हमारी बात समझ आ गई है ना तुम्हें? अफ़ान ने सर्द लहजे में कहा। जी भाई, परियाम डरते हुए बोली। रात के 10 बजे के करीब जाके डॉक्टर ने बज़ाहिर सब घर वालों को खुशखबरी सुनाई कि मरीज़ की हालत अब पहले से बेहतर है। अब आप चाहें तो इनको घर ले के जा सकते हैं। अम्मा जान ने शहबाज और मीर के साथ जाने से इनकार कर दिया और बाज़ल और रुमैसा और समामा के साथ घर चली गईं। चाची और चचा जान ने दुख के साथ मीर और शहबाज को देखा। मीर तो नज़रें चुरा गया, मगर शहबाज अदर ने खूनख्वार नज़रों से पहले भाई को घूरा, फिर बेटे को घूरा। मैं फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शहबाज हैदर ये अल्फाज कहते ही वहाँ से रवाना हो गए। बेटा आप भी, चचा जान ने बोलने की कोशिश की। चचा जान जी, मैं थोड़ी देर तक हवेली पहुंच जाऊंगा, आप छोटी मम्मा को लेके चले। मीर भी सर झुका के वहां से चला गया। हाय, मेरा तो दिल होल रहा है मेरे बेटे की शक्ल देख के। मैं तो कहती हूँ सच बता देते हैं मीर को। चची ने अफसरदा शक्ल बनाई। बेगम साहबदा, अभी तुम्हारा दिल होल रहा है? अगर मीर को सच पता चल जाए तो मीर पूरी हवेली हिलेगी और साथ में वो फिर पूरे घर वालों को हिलाएगा, चचा ने डराया। हाय, इतना खौफनाक तजुर्बा क्या है कि बंदा अपनी बात से ही मुकर जाए। अब हम घर चलें? चच्ची ने दिल पे हाथ रखा। हाँ चलो, चचा जान ने पेशकदमी की। मीर अस्पताल से बाहर निकला तो दाद को अपना मुंतज़िर पाया। दाद, तुम वाइट फ्ला चले जाओ, मैं सुबह तक आ जाऊँगा। अम्मा जान की तबीयत बेहतर है, मगर इनको मनाना अभी बाकी है, इसलिए मैं इधर ही रुकूँगा। मीर ने गाड़ी की चाबी दाद की तरफ बढ़ाई। साहब, मैं आपको हवेली छोड़ देता हूँ। दाद ने चाबी लेते हुए मीर की तरफ देखा। दाद, ये अपना ही गाँव है, इतने सालों बाद आया हूँ, थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। तुम चले जाओ, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा। मीर पूरे दिन में पहली बार मुस्कुराया। जैसा मुनासिब समझे साईं, फिर मैं चलता हूँ, दाद कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। मीर ने सर हिलाया और दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। मीर को खेत देखते हुए परियाम शिद्दत से याद आई। हाँ, खेतों को देखकर पता नहीं कौन सा रिएक्शन देगी मेरी मासूम बीवी, मगर इससे पहले अम्मा जान वाला मार का सर इंजाम देना है। बाबा सही को तो पता है, ये बात तो अच्छी हो गई है, वरना सबसे बड़ी रुकावट तो मुझे बाबा सही लग रहे थे। अम्मा जान तो 5 मिनट में ही मेरी बातों से फिसल जाएंगी। इसके अलावा घर का ड्रामा क्वीन भी तो साथ होगी। पता नहीं कब वो दिन आएंगे जब मासूम बीवी के साथ इन पगडंडियों में चलूँगा। चलते चलते इसने ज़रूर गिर जाना है और फिर मजबूरी में शोहर को बोझ उठना पड़ेगा। मीर सोचते सोचते मुस्कुराया। सबसे पहले तो हवेली जाके फ़्रेश होता हूँ, बहुत एक गंदी स्मेल आ रही है। नाक खींचकर मीर ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। परियाम अपने रूम में सो कम और जाग ज़्यादा रही थी। इसे रह रहकर हानि याद आ रही थी, मगर सेलफोन इसके भाई ने आते ही इसे ले लिया था। अब वो कॉल पे बात भी नहीं कर सकती थी। इसने सोचा कि वो सुबह भाई से फ़ोन लेकर हानि को बता देगी और वो साथ ये भी बता देती कि वो भाई के साथ कुछ दिनों के लिए लंदन जा रही है। इसके भाई ने परी को रूम में आकर बताया कि वो 2 दिन में परी का पासपोर्ट बनवा लेगा तो वो इसके साथ लंदन चलेगी, क्योंकि मीर का कोई भरोसा नहीं है कि वो अपनी गुंडागर्दी दिखाकर परी को अपने साथ ले जाए। इसलिए इसके भाई परी की हिफाजत के लिए परी को लंदन भेज रहे हैं। और परियाम इसकी बात सुन के झट से मान गई। वो तो आपा के बेटे सफियान की हालत देख के ही खौफजदा हो चुकी थी। अब वो कुछ मज़ीद किसी सूरत भी मीर के पास नहीं जाना चाहती थी। यही वजह थी कि परी बगैर कोई बहस किए मान गई। अब यही न्यूज़ वो हानि को बताने के लिए एक्साइटेड थी कि वो 2 दिनों तक लंदन चली जाएगी। हाय, लंदन में किस तरह के लोग होंगे और मैं हानि के लिए और अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी। परी खुश होकर बड़बड़ाई। मगर हाय रे, ये किस्मत कब कहाँ दगा दे जाए। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क? टर्न मेरा मीर रात को देर से सोने की वजह से सुबह के 7 बजे गहरी नींद में था जब सेलफोन की घंटी इसने नींद में खलल डाला। मीर ने बंद आंखों से कॉल बंद की और फिर सोने लगा, मगर कॉल करने वाला भी ढीठ साबित हुआ था, इसलिए बार बार कॉल पे कॉल किए जा रहा था। मीर गुस्से से उठा और कॉल पिक करने के बाद गिराया। कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है जो बार बार कॉल करके दिमाग चाटना चाहते हो? साहब, वो गुड़िया बीबी कह रही हैं कि छोटी बीबी साहिबा कल से घर पर नहीं है। और वो इससे पहले कि दाद अपनी बात मुकम्मल करता, मीर इसके कॉल काट के वॉशरूम की तरफ भागा। मीर को लगा इसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और इसकी दुनिया कोई इसे छीन के ले गया। और मीर अच्छी तरह जानता था कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। मुझे दाद को साथ लेके नहीं आना चाहिए था। मीर शावर के नीचे खड़ा होकर बड़बड़ाया। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ और इसका खमियाजा भी भुगत चुका हूँ। आह मीर, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो?
मेरी ज़िंदगी को मुझसे दूर ले जाएंगे और इनको लगता है कि मीर सलार हैदर ऐसा होने देगा। पता नहीं लोग कैसे खुश फहमियाँ पाल लेते हैं। गाड़ी तक जाते हुए मीर के दिमाग में मुख्तलिफ सोचें आ रही थी। रगड़नी पड़ती हैं उल्फत में एड़ियाँ, बरसों कलेजा चाहिए पत्थर का आशिकी के लिए। मीर ज़िंदगी में पहली बार इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था और हर थोड़ी देर बाद माथे को मसल रहा था। मीर की आदत है जब कोई परेशानी और माथे को बार बार मसलना शुरू कर देता है। अब भी ऐसा ही हो रहा था। ड्राइविंग के दौरान हाथ बार बार माथे पे जा रहा था। मीर 1.5 घंटे का सफ़र 45 मिनट में तय करके शहर पहुंचा और इस दौरान मीर का 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। मगर मीर ने अपनी स्पीड कम नहीं की थी। यही वजह थी कि वो कम वक्त में अपने घर के सामने था। मीर गेट खुलने से पहले गाड़ी से उतरकर घर के अंदर भागा। वो सबसे पहले हाना से कन्फर्म करना चाहता था कि आया इसका शक दुरुस्त भी है या नहीं, इसलिए वो सीधा अपने घर आया। मीर लॉन्च में जैसे ही दाखिल हुआ, हाना सामने सोफे पर बैठी थी और दाद पास ही खड़ा था। दाद ने जब मीर को देखा तो भाग के इसके पास आया और कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मीर ने सर्द नज़रों से इसके चुप करवा दिया। वो चुपचाप चलता हुआ हाना के पास आया। हाना पहले ही दाद से सारी कहानी सुनकर रो रही थी। अब भाई के सर्द तासरात देख के मज़ीद अपनी गलती का एहसास हुआ। हाना परियाम किधर है? मीर बोला नहीं बल्कि घबराया था। भाइयों मुझे नहीं पता था, हाना हिचकी लेते हुए बोली। हाना मैंने वजाहत नहीं मांगी, जस्ट टेल मी वेट एंड टेल मी दैट वेयर इज़ परियाम, नॉट एनी थिंग एल्स। मीर एकदम से धड़ा। मीर की धाड़ सुन के सारे मुलाजिम साकित हुए। हाना तो डर के मारे सोफे पर गिर चुकी थी। सही थोड़ा रिलैक्स हों, दाद ने हाना की हालत के पेश नज़र कहा। दाद मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ जब जीने की वजह ही पास नहीं है? दाद तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम तो सब कुछ जानते हो ना। मैं इस छोटी सी लड़की के बिना अधूरा हूँ। वो कुछ दिनों में ही मेरे दिल के धड़कने का सबब बन चुकी है और फिर इसकी गैर मौजूदगी में कैसे सुकून से रह सकता हूँ? मीर पहली बार टूट के बिखरा। हाना और दाद भी पहली बार इसको ऐसे टूटते हुए देख रहे थे, वरना तो मीर हमेशा से मजबूत रहा है। साईं, भाइयों, दोनों की ज़ुबान से बैक वक्त निकला। एक लफ्ज़ नहीं, बस मुझे ये बताओ कि परियाम को लेने इसका भाई आया था क्या? मीर वापस अपने पथरीले अंदाज में बोला। जी भाइयों, हाना ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा। मीर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। जब दाद को अपने साथ आता देखा तो इसे इशारे से रोका। मीर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते पर हासिल करूँ, इसलिए तुम हाना के पास रुके और हाँ, मिस्टर रवाज़ अफंदी से कहना कि कुछ महीनों के लिए मेरे सामने न आए, वरना मेरे हाथों से इसका कत्ल हो जाना है। मीर सर्द लहजे में बोलता वहाँ से जा चुका था। दाद हैरत से मीर के अल्फाज पर गौर कर रहा था, क्योंकि इसकी मौजूदगी में पहली दफ़ा हुआ था कि मीर अपने दोस्त को इस तरह से बुलाया हो। बाहर से गाड़ी चलने की आवाज़ पर दाद अपनी सोचों से बाहर निकला और मीर की कामयाबी के लिए दुआएं करता गुड़िया के पास जाने के लिए अंदर की जाने बढ़ा, क्योंकि गुड़िया इसे भी बहनों की तरह अजीज़ थी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। रवाज़ गुनगुनाते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब सेलफोन की रिंग ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। रवाज़ ब्रश ड्रेसिंग पर रख के बेड की तरफ आया। सेलफोन नंबर देके मुस्कुराया। जल्दी से ओके प्रेस करके कान से लगाया। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, जो बड़ी बड़ी हस्तियां मुझे ना चीज़ को कॉल कर रही हैं। रवाज़ ने मुस्कुराते हुए बात की। रवाज़ को तिखे जवाब की बजाय एक सिसकी सुनाई दी। रवाज़ ने हैरत से कान से फ़ोन उठा के नंबर चेक किया। नंबर तो उसका था, मगर फिर वो रो क्यों रही है? हाना, क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, रवाज़ ने बेताबी से पूछा। रवाज़ नाम लेकर फिर सिसकी भरी। हाँ हाँ मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ, सुबह सुबह अपने आंसू के ऊपर बात कर रही हो? रवाज़ ने अपने लहजे में दुनिया भर की नरमी समेटी। हाना तो इसका नरम लहजा सुन के ही बिखर गई और जोर से सिसकने लगी। रवाज़ ने सेकंड की देर किए बगैर कॉल काटी और जल्दी से बाहर की जाने भागा और कुछ भी करके हाना के पास पहुंचना था, इसलिए बगैर देर के वो गाड़ी वाइट फ्लैग की तरफ मोड़ चुका था। 10 मिनट में रवाज़ वाइट फ्लैग में पहुंच चुका था। रवाज़ जल्दी से गाड़ी से उतर अंदर की जाने बढ़ा। लॉन्च में मुलाजमा से पूछा कि हाना कहाँ है। इसने हैरत से ऊपर रूम की तरफ इशारा किया। रवाज़ भाग के सीढ़ियाँ चढ़ा और हाना के रूम के सामने जाकर इसको नॉक करके अंदर घुसा। हाना बेडरूम के पास हिचकियों से रो रही थी। नॉक करने पर दरवाजे की तरफ देखा। रवाज़ को अंदर आते देख मज़ीद रोने लगी। रवाज़ भागकर पंजों बल इसके पास बैठा और अपने हाथ से इसके आंसू साफ़ किए। अब बताओ क्या हुआ, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? टिश्यू पेपर हाना के सामने हाथ में पकड़ाया और इसे बेड पर बिठाने के बाद खुद सोफे पर बैठा। मुझसे गलती हो गई और भाइयों ने मुझे ज़ोर से डांटा, इसलिए हाना ने सूं सूं करके बताया। और हाना से कैसी गलती होगी? रवाज़ ने मीर को डांटने वाली बात को इग्नोर किया, क्योंकि ये बात तो मीर से ही करना चाहता था। मैंने परियाम को जाने दिया। बड़ी सी हिचकी लेके बात बताई। इसमें भला क्या गलती है? वो अपने भाई के साथ ही तो गई है, आ जाएगी। रवाज़ ने हैरत से कहा। इसका भाई परी को भाइयों से दूर कर देगा। हाना ने बड़ा धमाका अब किया था। परी का मीर से क्या ताल्लुक? वो तो तुम्हारी दोस्त है, तुमसे दूर करेगा पगली? रवाज़ मुस्कुराया। नहीं, वो परी को इसलिए लेके गया था ना कि भाया परी से ना मिल सके। परी भाया की बीवी है, इसलिए। हाना अभी भी सूं सूं कर रही थी। रवाज़ के सर पर तो सातों आसमान एक साथ गिरे। मीर ने अफ़ान खान की बहन से निकाह किया था, इसलिए मुझे नहीं बताया। और
हाना के दोस्त परियाम ही अफान खान की बहन है, इसलिए मीर इन दोनों को अपने घर ले आया। मगर मीर तो लड़कियों से दूर भागता था और फिर ऐसा क्या हुआ कि मीर ने एकदम से अटकने वाली लड़की से निकाह कर लिया? कहीं मीर कोई बदला तो नहीं लेना चाहता? अब ये सारे राज तो मीर ही खोल सकता है। अच्छा, तुम क्यों रोए जा रही हो? परियाम अपनी मर्ज़ी से ही भाई के साथ गई थी, तुमने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। रवाज़ ने बेचैन होकर इसे रोने से मना किया। क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे कम से कम भाइयों को बताना चाहिए था कि परियाम अपने भाई के साथ चली गई है। हाना ने अपने रोने की वजह बताई। जो होना था वो हो चुका है, अब तुम प्लीज़ रोना बंद करो। बंद कर दो, कसम से चुड़ैल लग रही हो। रवाज़ ने हाना को रोने से रोकने के लिए इसे चिढ़ाया। रवाज़, हाना ने चुड़ैल पर बगैर कोई रिएक्शन दिया आहिस्ता से बोली। रवाज़ ने हैरत से हाना की तरफ देखा, मतलब बात अभी तक सीरियस थी तो चुड़ैल पर भी नहीं बोली। बोलो क्या बात है? रवाज़ भी सीरियस हुआ। अगर परी को ना आने दिया तो मैं क्या करूँगी? इसके आने पर तुम क्या करोगी? रवाज़ ने उल्टा सवाल किया। मैंने इससे ढेर सारी बातें करनी और इसको छेड़ना है। हाना की बच्चों वाली बात सुन के मुस्कुराया। यार, तुम्हें अपने भाइयों का पता है ना, जो चीज़ इसकी होती है वो फिर इसको हमेशा अपने कब्ज़े में रखता है। तुम्हारी दोस्त तो फिर इसकी बीवी है, रवाज़ ने इसको समझाया। हाँ, ये बात तो है, हाना ने सर हिलाया। रवाज़ ने हाना की इतनी जल्दी मैं बात समझने पर शुक्र अदा किया। अब तुम इस बात को छोड़ो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। इस वक्त तुम चुड़ैलों को भी मात दे रही हो। मोबाइल में हाना की पिक्चर बनाते हुए छेड़ा। हाँ, तो तुम कौन से प्रिंस चार्मिंग हो? बंदरों के भी बाप हो। हाना ने बदला लिया। इसलिए तो बंदरिया पे दिल आया है, संगत का असर हो रहा है। तुम दफ़ा हो जो मेरे रूम से। सदमे से चूर हानी ने तकिया खींच के मारा। हाँ हाँ हाँ, अब तो ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँगा, जल्दी से चेंज करके आओ। रवाज़ मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकला, क्योंकि इसके कहके की वजह से दूसरा तकिया फेंक के मारा गया था। लड़कियों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। बंदर जो है बेचारे को क्या पता कि तमीज़ किस बला का नाम है। पीछे से हानि बड़बड़ाई। गार्ड्स की अकलों को ठिकाने पर लगाने के बाद मीर अपना हाथ चलाता हुआ अफान खान के घर में दाखिल हुआ। और यहाँ पर तो ब्रेकफास्ट हो रहा है। चलो, मैं भी सही वक्त पर आया हूँ। टेंशन में ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं मिला। मीर ने नज़रें घुमाई तो सब लोग डाइनिंग टेबल के गिर्द नज़र आए तो मीर वहीं चला गया। मीर की आवाज़ पर सब ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। अफान गुस्से से उठ के इसके सामने आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं जो हर कोई मुँह उठा के चला आता है। अफान ने सर्द लहजे में मीर का बोला गया जुमला दोहराया। घर के बाकी अफराद ने भी खाने से हाथ रोक लिए थे और खौफ से इन दोनों की तरफ देखने लगे। मीर कोई जवाब दिए बगैर साइड से होता हुआ अफान खान की छोड़ी हुई जगह पर बैठा और अफान समेत सब इसकी हिम्मत पे दंग रह गए। वो क्या है ना साले साहब, ससुराल में आने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता और मैं तो इस घर का छोटा दामाद हूँ, इस लिहाज से मेरी अहमियत तो ज़्यादा होगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने सासू माँ? मीर ने पानी का गिलास को घुमाते हुए पहले अफान को देखा, फिर इसकी अम्मी की तरफ नज़रें गाड़ी। परियाम की अम्मी मीर की चुभती हुई नज़रों से डर कर इधर उधर देखने लगी। बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ पाल रखी हैं तुमने। मीर की दामाद वाली बात पे अफान ने तमस्खर उड़ाया। मीर सलार हैदर खुशफहमियाँ नहीं पालता, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो मिस्टर अफान खान। मीर इसकी बात पे एकदम से घबराया। नहीं पालते होगे, मगर इस बार तो पाल चुके हैं। वो बोलते हुए मीर के करीब आया। मेरी बीवी किधर है? मीर ने इसकी बेमतलब बात को इग्नोर किया। बहुत जल्द वो तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी। मीर सलार हैदर। अफान खान मुस्कुराया और अगले पल ही मुस्कुराहट फीकी हुई, क्योंकि मीर ने शीशे के गिलास को ज़ोर से दीवार पर मारा और ख़ुद उठ के अफान को गले से पकड़ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये अल्फाज कहने की? जानती हो मैं खामोश क्यों हूँ? क्योंकि तुम लोग परियाम के घर वाले हो, वरना अब तक सबको कुत्तों के आगे डाल चुका होता। तुम लोग अगर ज़िंदा हो तो मेरी बीवी की वजह से, वरना मैं अपनी फैमिली पर डालने वाली नज़र को देखने के काबिल नहीं छोड़ता। मीर अब घर आया नहीं बल्कि धड़ा था और इसके माथे की रगें उभर कर नज़र आ रही थी। अफान हलक घुटने की वजह से खांस रहा था जब वली उठ के मीर के पास आया और अपने चाचू को छुड़ाने की कोशिश की। बदतमीज़ इंसान, छोड़ो मेरे चाचू को, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करेंगे हम। वली ने धक्के से मीर के हाथ पीछे किए। मीर ने गुस्से से वली को तरफ देखा और ज़ोर से इसकी टांग पर किक किया। ख़वातीन ने सिसकियों को अपने मुंह में ही दबा लिया। बाकी मर्द हज़रात उठ के मीर के पास आए। तुम कल के बच्चे मुझे बताओगे कि मुझे तमीज़ है या नहीं? तुम्हें तो मैं अपने हाथ से मसल के रख दूँ। चीज़ क्या हो? मीर ने अफान खान को धक्का दिया और ख़ुद कराते हुए वली के पास बैठा। सबको अपनी तरफ आते देखकर मीर ने जेब से पिस्टल निकाली और इनकी तरफ घूमा। तुम सब लोग मेरे सब्र को क्यों आज़मा रहे हो? तुम लोग चाहते हो कि मैं इससे भी बड़ा कोई कारनामा करूँ? मीर ने पिस्टल पर हाथ फेरकर तंज़िया नज़रों से सबकी तरफ देखा। ख़वातीन की जान तो पिस्टल देख कर ही हवा होगी और मर्द भी पीछे हो गए। तुम जितनी मर्ज़ी गुंडागर्दी कर लो, हम अपनी बहन को तुम जैसे गुंडे के साथ नहीं बेचेंगे। अफान खांसता हुआ बोला।
ओके, अब गुंडागर्दी का कहा है तो मैं असल में गुंडागर्दी करके बताता हूँ। वो क्या है ना, जो लोग मुझे जैसा समझते हैं मैं फिर उनके लिए वैसा बनना पड़ता है। मीर आराम से कुर्सी पर बैठा और सेल फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करने के बाद खामोशी से अब इन सबको देखने लगा जो हैरत से मीर की कार्रवाई देख रहे थे। हाँ दाद यार, एक काम करना है। नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस इस्लामाबाद में मिस्टर इरफान के बेटे का एक्सीडेंट करवाना है। यार मारना नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ डेमो देना है। ओके, 1 घंटे तक मुझे गुड न्यूज़ और इरफान खान को बैड न्यूज़ मिल जानी चाहिए। मीर ने कॉल पिक होने के बाद मुस्कुराते हुए दाद से बात की। मीर की बात सुनते ही इरफान की बीवी जल्दी से रोते हुए मीर के सामने, मैं बताती हूँ परियाम की तरह, बस मेरे बेटे को कुछ ना कहीं, मेरा बेटा मासूम है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो रोते हुए गड़गड़ाई और सांप तो इरफान को भी सूंघ गया था, इसलिए तो दीवार का सहारा लिया। मीर ने भी तासुर अंदाज में सर हिलाया। इसने सारा किस्सा ही बयान कर दिया और साथ ये भी बता दिया कि परी 2 दिन तक लंदन जाने वाली थी। फ़िलहाल वो ड्राइवर के साथ इस्लामाबाद के लिए निकली हुई है। लंदन वाली बात पे मीर ने खूनख्वार नज़रों से अफ़ान को घूरा और उठ के इसके पास है। शुक्र करो मेरी बीवी लंदन नहीं पहुंची, वरना तुम में से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ता। आइंदा मेरी बीवी के करीब आने से पहले 100 बार सोचना कि वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मीर सरार हैदर की बीवी है, और मीर सरार हैदर अपनी बीवी के लिए पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। मीर ने ज़ोर से अफ़ान का मुँह बचा और फिर धक्का देके बाहर की तरफ भागा। अब इसे जल्दी से इस्लामाबाद के लिए निकलना था। आह बीवी, और कितना सफ़र करवाओगी, पहले ही थकन से बुरा हाल है। मीर बालों में हाथ फेरता हुआ गाड़ी की जाने बढ़ा। गेट पर गार्ड्स को कराता देख के मीर मुस्कुराया। तेरे बिछड़ने से कुछ और नहीं, बस मैं मर जाऊंगा। मीर ने रास्ते में ही दाद को फ़ोन करके इस्लामाबाद के लिए टिकट बुक करवाने को कह दिया था। अब वो वाइट किला की तरफ जा रहा था क्योंकि वो अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लेके जाना चाहता था, इसलिए इसने अपनी गाड़ी वाइट किला की तरफ मोड़ दी। मीर को अब टेंशन नहीं थी, मगर परियाम के लिए फ़िक्र ज़रूर हो रही थी। ये फ़िक्र बस जल्दी ख़त्म होने वाली थी क्योंकि वो बहुत जल्द परियाम के पास पहुंचने वाला था। दाद ने जब मीर को घर में दाखिल होता देखा तो शुक्र का सांस लिया, क्योंकि वो अभी 2 मिनट पहले ही मिन्नतें करके रवाज़ को घर से निकाल चुका था। रवाज़ तो ढीठ बन के हाना के साथ नाश्ता करना चाहता था और दाद के कहने पर भी नहीं जा रहा था। तब दाद ने हाना के सामने हाथ जोड़े और रवाज़ को जाने के लिए बोलने को कहा। कहा तो हाना ने रवाज़ की अच्छी खासी दुर्गत बनाई और इसको घर से बाहर फेंका। मीर ने लाउंज के सोफे पर बैठते हुए दाद को अपनी तरफ आने का इशारा किया। दाद तो मीर के हुक्म का गुलाम था, फ़ौरन इसे मीर के पास पहुंचा। मेरा पासपोर्ट वगैरह रेडी है और सारा सामान अपनी निगरानी में रखवा दिया है ना, मीर ने सवाली अंदाज में पूछा। जी सही, सारा सामान रखवा दिया वो साहब। दाद कुछ कहते कहते रुका। हाँ बोलो दाद, क्या प्रॉब्लम है? मीर ने आबरू उठाया। वो मैं कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दाद ने परेशानी में कह ही दिया क्योंकि वो मीर को अकेला नहीं जाने देना चाहता था। दाद, पहले मैं तुम्हें अपने साथ ले जाके गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहता। तुम वाइट किला में ही रहो और हाना के आसपास रहो, वो मेरी गुड़िया है। परियाम के बाद मैं इसे नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी गुड़िया की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करो। मीर ने सॉफ्टली अंदाज में दाद को समझा और खुद सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अभी मीर 2 कदम ही बढ़ा था कि हाना धुप करके इसके सीने से लगी। भाइयों, आप खाली हाथ आगे मेरी दोस्त को नहीं लाए ना? मीर के सीने में मुंह देके अफसरदा आवाज़ में पूछा। तुम्हारी दोस्त मेरे साथ नहीं आना चाहती थी और मैं किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता। मीर की बात पर हाना ही नहीं बल्कि दाद ने हैरत से मीर की तरफ देखा। कम अज़ कम इनके लिए ये बात तो शौक से कम नहीं थी कि मीर सलार हैदर अपनी मलकियत पर ज़बरदस्ती न करे। वो तो चीज़ों के मामले में बड़ा पॉजेसिव रहा है, ये तो फिर इसकी बीवी के बारे में कहा है। भैया, ज़बरदस्ती वाली बात आप इनसे करें जो आपको नहीं जानते, हमारे सामने तो इतनी शराफत वाली बात मत करें। हाना ने ज़ोर से मुक्का मीर के सीने पर मारा। गुड़िया, लड़कियों के मामले में तो शरीफ रहा हूँ, इस बात पे तो शक ना करो। मीर ने सीना मसलते हुए बेचारे को ज़्यादा ही ज़ोर से लग गई थी। आप बात को मत घुमाएं और मुझे बताएंगे मेरे दोस्त को क्यों नहीं लाए? हानी ने ज़िद्दी अंदाज में पूछा। मैं 2-3 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इसलिए दाद तुम अपनी निगरानी में गुड़िया को छोड़ने और लेने जाओगे। मीर ने पहले हाना को देखा और फिर दाद की तरफ देख के बात मुकम्मल की। जब तक मेरी दोस्त नहीं आती मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, सुन लें आप। हानी पाँव पटकती सोफे पर बैठी। दाद, तुम गुड़िया को उठा के गाड़ी में पटक देना और सीधा कॉलेज के सामने जाके रुकना, पता नहीं पढ़ते हुए कौन सी मौत पड़ती है इसको। मीर कहते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मगर हाना की अगली बात पे रुकना पड़ा। भाइयों, आपकी बीवी को पढ़ाई के लिए मुझसे भी ज़्यादा मौत पड़ती है, इसलिए महीने में आधे दिन छुट्टियाँ करती है। हानी मीर की शक्ल देख के खिलखिलाई, जिसकी शक्ल हानी की बात सुन के अजीब अंदाज में बिगड़ी। पहले बहन को सुधार लूँ, फिर बीवी को भी सुधार लूँगा, मीर ने गड़बड़ा के बात बनाई। हाँ हाँ भाई, जिस दिन आप परियाम को पढ़ाई के लिए मना लें उस दिन से हाना हैदर भी पढ़ना स्टार्ट कर देगी। ये बात बजाते खुद हाना हैदर कह रही है। हाना ने मुस्कुराते हुए अपने कंधों से अनदेखी गर्द झाड़ी।
इस बात पर हंसी तो करमदाद की भी निकल गई। करमदाद, जो मैंने कहा इस पर अमल करना। मीर ने जब बात नहीं बन पाई तो मसनूई सख्ती से कहता अपने रूम में चला गया। हाँ हाँ दाद, मुझे पता था इस बात के बाद भैया की बोलती बंद हो जाएगी। आखिर को मुझे अपनी दोस्त पे पूरा भरोसा है, वो पढ़ाई को लेके कभी सीरियस नहीं हो सकती। हाना की तेज़ खिलखिलाती आवाज़ मीर के कानों तक ज़रूर पहुंची और मीर ने खुद से अहद किया कि कुछ भी हो जाए वो परियाम को ज़रूर पढ़ाएगा। और ये अहद मीर पर कितना भारी पड़ने वाला है ये तो फिर वक्त ही बताएगा।